हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम एमसीक्यू की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एन एम मीटर एंड अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा है कि एक एमीटर है और एक वोल्ट मीटर है जिसको सीरीज में लगा रखा है इस तरीके से। अच्छा, जो ये वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो इनकी रीडिंग आती है ए और वी। इफ अनदर रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्ट मीटर, कह रहे हैं कि एक और रेजिस्टेंस को अगर हम इसके साथ लगा देते हैं पैरेलल में, ठीक है, तो क्या होगा। कह रहे हैं बोथ ए एंड वी विल इंक्रीज। तो पहले देख लेते हैं कि पहले जब ये रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा था तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था, आर। अब हमने सीरीज में एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया तो पैरेलल हो गया। पैरेलल में इनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, R/2। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, घट चुका है। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस घट जाता है तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है करंट को अपोज करना। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कम करंट होगी। तो अगर रेजिस्टेंस घट रहा है इसका मतलब करंट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो करंट इंक्रीज करेगी। अच्छा, V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो रेजिस्टेंस अगर घट रहा है तो वोल्टेज भी घटेगा। तो करंट इंक्रीज करेगी और वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ कॉपर वायर हैज लेंथ L and cross sectional area A. In an experiment to verify Ohm's law, IV characteristics of the wire is drawn. ठीक है, मतलब IV ग्राफ बनाया गया है। अब पूछ रहा है इसमें से रिलेटेड, स्लोप से रिलेटेड। अच्छा देखो, IV ग्राफ है तो IV ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वो देता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या देता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है। अब जब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमें पता है कि रो L/A होता है, तो IV ये स्लोप है, को हम कैसे लिख सकते हैं, रो L/A। ठीक है, अच्छा अब इसके हिसाब से ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कह रहा स्लोप ऑफ द ग्राफ बिकम्स मोर इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो कह रहा है कि स्लोप बढ़ जाएगा। देख लेते हैं इसको भी। IV 1/रो L/A था। अच्छा, रो की वैल्यू को भी रख देते हैं हम यहां पे। ये हो जाएगा M/N/E² टॉप। ये हमने रो की वैल्यू को रखा और साथ में L/A। थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर देते हैं या फिर इन वैल्यूज को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। कुछ नहीं है, तो N/E² टॉप A/M/L। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू ये हो गया। अब देखते हैं सारे के सारे। कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टॉ की वैल्यू घटेगी और अगर टॉ की वैल्यू घटेगी तो स्लोप घट जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा है इफ स्टील इज यूज्ड। कह रहा है कि अगर स्टील को, कॉपर की जगह अगर हम स्टील यूज कर लें तो स्लोप ज्यादा हो जाएगा। ये वाला भी गलत हो जाएगा। कह रहा इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज। अगर हम वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दें, देखो लेंथ यहां लिखा हुआ है, स्लोप इधर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नहीं होगा। लेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो स्लोप घट जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A graph of voltage across voltage versus current for a electric element is shown. ठीक है, तो वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ हमें गिवन है। अब इसमें से हमें चूज करना है कि जो ओम्स लॉ को या फिर जो ओमिक नेचर शो कर रहा हूं। तो देखो, अगर V वर्सेस I का ग्राफ है आपके पास और अगर इसके बीच में अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन बन रही है तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करती है। तो इस वाले में सिर्फ हमारे पास ये बीच वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट, इसमें ही हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेज बिकॉज, कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है। तो अभी हमने जस्ट रिलेशन फाइंड किया था कि आर रो एल बाई ए था, आर रो की वैल्यू रख देते हैं एम बाई एन ई स्क्वायर टॉ एल बाई ए। देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टॉ की वैल्यू घटती है, टॉ की वैल्यू घटेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कोलिजन ऑफ द कंडक्टिंग विद द मेटल आयन डिक्रीजेस, कोलिजन ऑफ द कंडक्टिंग नहीं, द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। कि नंबर ऑफ कोलिजन्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि टाइम घट जा रहा है, टाइम घटेगा मतलब दो कोलिजन्स के बीच में टाइम घटेगा, और अगर टाइम घटेगा तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा कोलिजन्स होंगे, और ज्यादा से ज्यादा कोलिजन्स होंगे जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ L इज स्ट्रेच्ड 10 टाइम्स। एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है? L है, और 10% बढ़ाया गया तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट आएगा? तो देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो उसके एरिया में भी फर्क आ जाता है, एरिया में भी चेंजेस आते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड में एल से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आर इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर बाई ए एल। ए एल को हम क्या लिख सकते हैं? वी, वॉल्यूम। तो रो वी और साथ में हो गया एल स्क्वायर। तो जब रेजिस्टेंस या फिर वायर का जब लेंथ इंक्रीज करेगा तो रो कांस्टेंट रहेगा, मटेरियल कांस्टेंट रहेगा, और साथ ही में उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम और रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, बचा क्या खाली? एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो क्या? तो पहले वाला रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया। अब कह रहा है कि 10% इंक्रीज हो रहा है, तो नया जो लेंथ आएगा वो क्या आ जाएगा? एल प्लस 10% ऑफ पुराने वाला लेंथ। जीरो से जीरो कैंसिल, तो जो नया लेंथ हो गया वो कितना हो गया? 11 एल बाई 10। ठीक है, अच्छा जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रो बाई वी और 11 बाई 10 का 10 एल का होल स्क्वायर। तो R1 इज इक्वल्स टू रो बाई वी, ये हो गया 121 एल स्क्वायर बाई 100। ठीक है, अच्छा इसमें डेल्टा आर निकालते हैं, डिवाइडेड बाय आर इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा आर कितना है? चेंज कितना आया? रो बाई वी एल स्क्वायर 121 अपॉन 100 माइनस रो एल स्क्वायर बाई वी। ठीक है, ये चेंज आ गया अपॉन ओरिजिनल कितना था? रो एल स्क्वायर बाई वी इंटू 100। अच्छा अगर आप देखोगे तो रो एल स्क्वायर बाई वी सभी में कॉमन है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो बचता क्या है? 121 अपॉन 100 माइनस 1 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 21। तो आंसर आ गया इसका 21%। ठीक है, तो अगर हमने 10% लेंथ बढ़ाया है तो उसका रेजिस्टेंस 21% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है टू वायर्स आर जॉइंड टुगेदर इन सीरीज, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस वायर्स R1 एंड R2। अच्छा रेजिस्टेंस R1 है तो उसका कोफिशिएंट अल्फा 1 है, और रेजिस्टेंस R2 है तो उसका कोफिशिएंट अल्फा 2 है। ठीक है, द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, अब क्या है जब आपने उन दोनों को जोड़ दिया तो उनका इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा? तो देखो क्या होगा, हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई आर डी आर बाई डी टी होता, ये होता है। ठीक है, इस तरीके से डी टी टेम्परेचर तो कैपिटल टी लिख लेते हैं, ये होता है। ठीक है, अब जब ये सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा? आर इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2 के बराबर आएगा। अच्छा दोनों को डिफरेंशिएट, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो भाई dt ये हो जाएगा डी R1 बाई डी टी प्लस डी R2 बाई डी टी। अच्छा डी आर बाई डी टी की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो क्या मिलता है? आर अल्फा।
डी आर बाई डी टी। मतलब डी आर बाई डी टी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा। तो पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लिख देते, इस वाले के लिए लिख देते हैं आर इक्विवेलेंट इंटू अल्फा। इसके लिए क्या लिख देते हैं, आर वन अल्फा वन। इसके लिए क्या लिख देते हैं, आर टू अल्फा टू। अच्छा, आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आर वन प्लस आर टू। तो अल्फा चाहिए तो क्या होगा, आर वन अल्फा वन प्लस आर टू अल्फा टू डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट कितना है, आर वन प्लस आर टू। तो हमारा ऑप्शन बी आ रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, टू इनकैंडेसेंट बल्ब्स रेटेड पावर P1 एंड P2। ठीक है, उनकी पावर रेटिंग कितनी है, P1 और P2, और ये बता रखा है कि P1 ज्यादा है P2 से। ठीक है, तो इनमें से कुछ करेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट करना है इसमें। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज थिकर देन फिलामेंट ऑफ बल्ब 1 इज थिनर देन फिलामेंट ऑफ सेम रेटेड पावर इज इंडिपेंडेंट। अच्छा, देख लेते हैं। तो V1 बाई P1 ज्यादा है P2 से, तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 रेटिंग V बाई R1 V स्क्वायर बाई R2। अच्छा, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है इस वाली वैल्यू से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है R2 ज्यादा है R1 से। क्यों, क्योंकि भाई जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तभी तो वैल्यू कम आएगी। ठीक है, अच्छा, इसको R1 को कैसे लिख सकते हैं, रो L बाई ए, और इसको कैसे लिख सकते हैं, रो L बाई A2। ठीक है, तो देखो ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है तो एरिया किसका ज्यादा आएगा, एरिया पहले वाले का ज्यादा आएगा। तो क्या आएगा, पहला वाला जो वायर होगा वो थिक होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का ज्यादा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो A1 की वैल्यू ज्यादा आ रही है A2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। A bulb rating 60 watt 220 volt is being used as a light source daily. Its circuit is shown in the figure. ठीक है, ये फिगर शो कर रखा है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है कि रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब मस्ट बी लोअर देन, तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर बाई R। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। V कितना, 220 इंटू 220 अपॉन 60। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1000 से कम मिलेगी। तो रेजिस्टेंस तो ठीक है। अब कह रहे हैं करंट इज लेस देन 1 एम्पियर। अब कह रहे हैं कि इसमें जो करंट है वो 1 एम्पियर से कम होगी। ठीक है, तो करंट भी निकाल लेते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर है, और I इज इक्वल्स टू V बाई आर। V कितना था, 60, और इसकी वैल्यू तो काफी ज्यादा होगी, तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये 1 से कम मिलेगी। करंट सही है। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कितना, 60 वॉट। 60 वॉट का मतलब होता है 60 जूल पर सेकेंड, और यहां पे लिखा 60 जूल पर आवर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन ए और फर्स्ट और सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ हाउस कनेक्शन 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर यूज्ड फॉर फ्रॉम अ सिंगल सॉकेट। सिंगल सॉकेट से 4 अप्लायंसेज यूज हो रहे हैं, और इनका जो करंट यूज कर रहे हैं वो अलग अलग है। जैसे गीजर 4 एम्पियर का, रेफ्रिजरेटर 2 एम्पियर का, बल्ब 1 एम्पियर, और फैन 1 एम्पियर की करंट यूज कर रहा है। ठीक है, देन द करंट रिसीव्ड फ्रॉम द मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई से कितनी करंट होगी, तो देखो जितनी मेन सप्लाई से करंट आ रही होगी वही करंट इन सब में बढ़ रही होगी। ठीक है, तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी, 4 + 2 + 1 + 1 8 एम्पियर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट इन डिफरेंट ब्रांचेस द वैल्यू ऑफ 1 रजिस्टर एज शोन। ठीक है, शो कर रखा है। द पोटेंशियल एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट, पॉइंट बी का पोटेंशियल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए के हिसाब से फाइंड करना है, और सी और डी से होते हुए। ठीक है, तो देखो इस वाले सर्किट में करंट कितनी आ रही है, इस वाले सर्किट में करंट आ रही है 1 एम्पियर की, सॉरी 2 एम्पियर की। ये 2 एम्पियर की करंट यहां से आ रही है, तो 1 एम्पियर तो इसमें चली जा रही है। इसमें कितनी आ रही है, 1 एम्पियर की करंट आ रही है।
ठीक है, अब यहां से हमें यहां बी तक जाना है, तो क्या करेंगे, यहां से वहां तक जाएंगे तो एक 1 वोल्ट यहां तक पहुंच गए। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट ऐसे आ रही है और हम ऐसे जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 1 इंटू 2। अच्छा, हमारा जो डायरेक्शन है वो कैसा है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही करंट, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, इसमें करंट ऐसे आ रही है और हम जा ऐसे रहे, तो -2 वोल्ट इज इक्वल्स टू V, और ये स्टार्टिंग में VA था, ठीक है। तो ये हो जाएगा VA +1 -2 VB, ठीक है। ये VB इधर आ जाएगा, तो ये तो आंसर आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे 3 है, ठीक है। ऑप्शन हो सकता है गलत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। पहला है, अ गैल्वेनोमीटर इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है, इन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, सेल एंड गैल्वेनोमीटर कैन बी इंटरचेंज। तो हम सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर सकते हैं बिना नल पॉइंट को डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। रियोस्टेट इज यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ अ मीटर ब्रिज डिक्रीजेस, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रेजिस्टर्स द बैलेंसिंग लेंथ विल बी। अच्छा, कह रहे हैं कि एक वायर है मीटर ब्रिज का है और इसका बैलेंस पॉइंट तब है जब 0.25 इधर लेंथ है, बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा 0.75। कह रहे हैं कि जो रेजिस्टर्स है, यहां पे ऐसा गैल्वेनोमीटर है, ये पी है क्यू, तो ठीक है। तो रेजिस्टर का रेशियो क्या होना चाहिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है P बाई क्यू इज इक्वल्स टू, अगर इसे R कह देते हैं, इसे S कह देते हैं, तो R बाई S, ठीक है। P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R कितना है 0.25, S कितना है 0.75, कैंसिल करते हैं 1 और ये 3, तो 1:3 के रेशियो में। तो अभी हमें देखना है कि इनमें से किसका आंसर, किसका रेशियो 1:3 आ रहा है, तो ऑप्शन बी का आंसर 1:3 आएगा। कैसा है, 7/3 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आएगा। नेक्स्ट है असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो असर्शन और रीजनिंग के हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो स्मॉल है, एंड द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये भी कम है, इज ऑल्सो स्मॉल, बट स्टिल वी ऑब्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ करंट। क्यों, देखो आपको करंट पता है I इज इक्वल टू NEAVD होता है। अगर ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू भी कम है, तो अगर n ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। तो क्यों ऑब्टेन करते हैं ज्यादा करंट, क्योंकि नंबर डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये तो A तो करेक्ट है। दिस इज ड्यू टू द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, ये गलत है, तो A ट्रू है और R फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग चार्जिंग द करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन इन अ सेल, ठीक है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज हायर देन EMF। देखो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, वो होता है EMF प्लस IR, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है कि उसमें रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, जब करंट जब सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है। दूसरा है टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज चार्जिंग के टाइम पे ऐसा, एक्चुअल में जब हम बैटरी को यूज कर रहे होते हैं तो बैटरी का जो EMF होता है वो क्या होता है, EMF माइनस IR इज इक्वल टू V, ये नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, चार्जिंग के टाइम पे ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये A भी सही है और R भी सही है, ठीक है। और टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट का डायरेक्शन भी उल्टा होगा, तो ठीक है। तो A सही है, R सही है और उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आगे के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।